मिस्र से ठंडी शांति अब ठंडी जंग में बदलेगी। इजरायली पैनल का उकसाने वाला दावा। क्या मिस्र बना इजरायल की नई टारगेट? अगली खबर में आपको बताएंगे। मुहर्रम के बाद ईरान इजरायल में फिर से होगी जंग। तेल अवीव से तेहरान तक मिल रहे 2 संकेत। आपको दोनों देशों की तैयारी के बारे में भी बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप बोले सब्सिडी बंद की तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, दुकान बंद हो जाएगी, फिर ना कार बनेगी ना सैटेलाइट लॉन्च होंगे। इसी के साथ थाईलैंड में कोर्ट ने पीएम को पद से हटाया। कंबोडिया के नेता से बात करना पड़ा महंगा। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायली ओरियनलिस्ट और अरब मामलों के जानकार जबी एहेजकिली ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिस्र के साथ जो अभी ठंडी शांति है उसे अब ठंडी जंग में बदल देना चाहिए। उनका कहना है कि ईरान के बाद अब इजरायल को अगला फोकस मिस्र पर करना चाहिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इजरायली न्यूज़ चैनल i24 न्यूज़ पर एक पैनल चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मिस्र और इजरायल के बीच जो रिश्ते हैं वो अब धीरे धीरे ठंडी शांति से ठंडी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इजरायल का पड़ोसी मिस्र अब पहले से ज़्यादा खुलकर इजरायल के खिलाफ बोल रहा है। जबी ने यह भी कहा कि मिस्र की आम जनता जो पहले से ही इजरायल को पसंद नहीं करती थी, उसने इजरायल और ईरान की जंग को बहुत करीब से फॉलो किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले शियाओं को नापसंद करते थे वो इस बार ईरान के लिए तालियां बजा रहे थे। जब पैनल में उनसे पूछा गया कि क्या अगली जंग मिस्र से हो सकती है, तो उन्होंने साफ जवाब दिया, ऐसा होना चाहिए। इस चर्चा में और भी कई जाने माने इजरायली लोग शामिल थे, जैसे एडी कोहेन, रूथ वासरमैन लांडे, यूनी बेन मेनाकेम और मिलिट्री एक्सपर्ट और रिजर्व कर्नल एली डेकल। डिस्कशन के दौरान एली डेकल ने भी मिस्र पर जमकर निशाना साधा और कहा, हम मिस्र और उनकी सीनाई में गतिविधियों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और यही हमारी अगली बड़ी गलती साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान इजरायल के बीच 12 दिन चले संघर्ष के बाद 24 जून से अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में सीज फायर हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और जंग किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत दोनों ही देशों की ओर से मिल रहे हैं कि दोनों ही फिर से हमले करने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखता है तो उस पर फिर हमला किया जा सकता है। हाल ही में ईरान और इजरायल दोनों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये लग रहा है कि मुहर्रम के बाद फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने सोमवार को मीडिया से कहा कि ईरान ने कभी भी लड़ाई ख़त्म करने को कोई विकल्प नहीं माना है। वहीं उसी दिन अमेरिका ने इजरायल को बम चलाने में मदद करने वाले गाइडेंस सिस्टम और दूसरी चीज़ों की $510 मिलियन की डील को मंजूरी दी है, क्योंकि इजरायल ने हाल ही में ईरान के साथ हुए टकराव में बहुत सारा हथियार और गोला बारूद को खर्च कर दिया था। दरअसल अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी DSCA ने एक बयान में कहा है कि इस डील से इजरायल को अपने बॉर्डर, ज़रूरी इमारतों और आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा करने की ताकत और बेहतर मिलेगी। यानी इजरायल हाल के और आने वाले खतरों का आसानी से सामना कर सकेगा। बयान में ये भी कहा गया कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और चाहता है कि इजरायल के पास खुद को बचाने की पूरी ताकत हो। अमेरिका के लिए भी ये मदद करना उसके अपने फ़ायदे की बात है। वहीं ईरानी सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेख रची ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ज़ायोनी शासन यानी इजरायल की तरफ से दोबारा हमला किया गया तो ईरान की फ़ौज पहले से भी ज़्यादा तैयार है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि ईरान को इजरायल पर कोई भरोसा नहीं है। शेख रची ने कहा, ज़ायोनी शासन कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा, ना दुनिया के लिए और ना ही ईरान के लिए। उन्होंने इशारा दिया कि ईरानी सेना अब पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है और अगर दोबारा हमला होता है तो इस बार जवाब पहले से ज़्यादा कुचलने वाला और तबाही लाने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टेस्ला के CEO एलोन मस्क पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए, मस्क को अपनी दुकान यानी कंपनी बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद होने से ना तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन कर पाएगी, ना ही स्पेस एक्स के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च होंगे।
ट्रंप ने दावा किया कि मॉस्को को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है जितना शायद किसी और को नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि DOGE इस मामले की डिटेल जांच करे, इससे देश का भारी पैसा बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से बहुत पहले ही पता था कि मैं EV मैंडेट के खिलाफ हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अच्छी है, लेकिन हर इंसान को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर करना गलत है। दरअसल एलन मस्क ने शनिवार को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की एक बार फिर से आलोचना की थी। मस्क ने शनिवार को एक्स पर लिखा था, ट्रंप का यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और हमारे देश को बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। मस्क ने कहा, यह पूरी तरह से पागलपन भरा और विनाशकारी है। ये कानून पुराने उद्योगों को रियायत देता है, लेकिन भविष्य के उद्योगों को तबाह कर देगा। मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रंप प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने PM पाइतोंग तार्ने शिवाना वात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फ़ोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफ़ी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से PM को पद से हटाया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वो दोषी पाई गई तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है। PM के खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता तब तक डिप्टी PM फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे। दरअसल इस कॉल के लीक होने से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। एक बड़ी पार्टी गठबंधन छोड़ चुकी है, जिससे गठबंधन बहुमत कमज़ोर हो गया है। पाइतोंग तार्ने ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी। पाइतोंग तार्ने ने कहा है कि वो कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और उसे मानेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वो चिंतित है। इस बीच पाइतोंग तार्ने के खिलाफ भ्रष्टाचार आयोग भी जांच कर रहा है, जिससे उन पर पद से हटाए जाने का खतरा और बढ़ गया है। वहीं थाई राजा ने उनके मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। नए फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को शामिल किया गया है। इस बीच पाइतोंग तार्ने ने खुद को संस्कृति मंत्री बना लिया है। उन्होंने कहा कि वो थाई संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने पर काम करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।